हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या हिंदुस्तान में जाति प्रथा आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। वेदर द कास्ट सिस्टम विल एंड इन फ्यूचर इन इंडिया। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा समाज जातियों से बना हुआ है। जाति की दो महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पहला इंडोगेमी, मतलब एक जाति का व्यक्ति उसी जाति में शादी करेगा, जाति के बाहर वह शादी नहीं कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति का सदस्यता उस जाति के जन्म से निर्धारित होगा। मान लीजिए कि वह व्यक्ति ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ तो वह क्षत्रिय नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जाति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वह है हेरिडिटी प्रोफेशन। अगर पिता कोई काम कर रहा है तो बच्चा भी वही काम करेगा। मान लीजिए सोने का आभूषण बनाता है तो उसका लड़का भी आभूषण बनाने का काम करेगा। और जाति में एक अन्य और तथ्य है, वह है कॉमन डिसेंट फ्रॉम द एंसेस्टर्स, आइदर ह्यूमन और डिवाइन। एक जाति के लोग अपने आप को किसी पूर्वज के वंश के मानते हैं। जाति में जैसे शादी विवाह या चॉइस ऑफ फूड्स या फैमिली कस्टम, इन सब का निर्धारण होता है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशेष कल्चर होता है, फूड हैबिट होता है, और वह जाति यह चाहता है कि अगले जनरेशन में वही कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ट्रांसमिट हो। भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो उन्हें आत्मसात करें। और जाति की एक और विशेषता होती है कि इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पारस्परिक विश्वास, आदर का भाव उत्पन्न होता है। सॉलिडारिटी मतलब मजबूती प्रदान करता है जाति व्यवस्था। और जब भी कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, तो जाति के दूसरे लोग तत्काल उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जाति व्यवस्था का एक और फायदा था डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग कार्य का बंटवारा किया गया था, और जिससे समाज में सुख शांति व्याप्त रहती थी। दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में डिवीजन ऑफ लेबर अब नहीं रह गया है। कोई भी जाति कोई भी काम करता है, और इसके कारण से समाज में असंतोष भी फैल रहा है। कुछ वर्गों में बहुत ज़्यादा असंतोष है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल काम नहीं कर पा रहे हैं। जाति की एक और विशेषता थी, और वह था कि हिंदुस्तान पर इतने ज़्यादा आक्रमण हुए, विभिन्न धर्म के लोग आक्रमणकारी यहाँ शासन किया, लेकिन जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म को अक्षुण्ण रखा। और हमारा समाज आक्रमणकारियों के हमले से बचा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी। तो ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था की कमियां ही हैं, उसकी प्रमुख खूबियां भी हैं। दोस्तों, अब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आखिर जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और उसके बाद से जाति व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र की स्थापना, पश्चिमीकरण, संस्कृताइजेशन में सांस्कृतिकरण, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में हुआ, और इसके अलावा मिडिल क्लास का उदय तथा लोअर कास्ट का धमकी देना कि अगर उन पर जो पाबंदियां हैं वो अगर रिलैक्स नहीं किया गया तो वह दूसरे धर्म को अपना लेंगे। इन सब कारणों से हमारे जाति व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और वह परिवर्तन क्या क्या है इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता था वो था इसका अभ्युदय धर्म आधारित था। और प्रजापति ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। लेकिन आजकल जो रिलीजियस थ्योरी है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जाति व्यवस्था के संबंध में, उसको लोगों ने नकार दिया है। पहले ऊंची जाति के लोग निचली जाति के यहाँ
पक्का भोजन नहीं करते थे, खास करके गांव में। लेकिन आजकल वो रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो गया है। जैसे कोई ब्राह्मण अगर किसी कारपेंटर या बढ़ई के यहाँ जाता है तो वहाँ वह कच्चा या पक्का भोजन दोनों करता है। शहरों में तो यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शहर में अब ये कोई नहीं पूछता कि आप किस समाज के हो, किस जाति के हो। हर एक जाति के लोग एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। दोस्तों, जाति की एक विशेषता थी कि हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का काम करेगा, मतलब यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, पूजा पाठ करेगा, वेद पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, दान देगा। ये काम ब्राह्मणों के लिए निश्चित किए गए थे। जैसे वैश्य के लिए एग्रीकल्चर, कृषि कार्य करना, वाणिज्य व्यवसाय का काम करना। और इसीलिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का यह कर्तव्य है कि टू प्रोटेक्ट द धर्म, मतलब जिस जाति को जो धर्म मतलब ड्यूटी दिया गया है उससे वो डेविएट नहीं करे। और ये राजा का काम है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा डेविएशन का काम या अपने जाति के धर्म से अलग काम करता है तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन आजकल जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था या हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, उसमें पूरी तरह से बदलाव हो गया है। कास्ट फ्री ऑक्यूपेशन हो गया है। आजकल ब्राह्मण का बच्चा टैक्सी चला रहा है, वाणिज्य व्यवसाय कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग रिजर्वेशन के कारण से गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए, कलेक्टर बन गए हैं, पुलिस अधीक्षक बन गए हैं। तो अब हेरिडिटी जो ऑक्यूपेशन था, जो जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वंशानुगत पेशा, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इंडोगेमी, मतलब एक जाति का व्यक्ति उसी जाति में शादी करेगा। लेकिन दोस्तों, आजकल इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ब्राह्मण के बच्चे राजपूत यहाँ शादी कर रहे हैं, या यादव का लड़का राजपूत लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो अब इस प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरकास्ट मैरिजेस की तादाद बहुत कम है और अभी भी विभिन्न जातियों के लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं और उसका खिलाफत करते हैं। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सामाजिक और धार्मिक प्रिविलेजेस माने सुविधाएं दी गई थी। अब वो सुविधाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई है। भारत के संविधान ने ब्राह्मण के प्रिविलेजेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार का माने एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया है, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट, चाहे उसका जाति कोई भी हो। तो आज की स्थिति यह है कि यादव का भी एक वोट और ब्राह्मण का भी एक वोट, एक ट्राइबल का भी एक वोट और राजपूत का भी एक वोट। तो किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, सभी को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जाति व्यवस्था का एक सबसे जो दुर्गुण था वो था अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लागू किया गया और जिसके तहत में किसी प्रकार का छुआछूत करना आपराधिक कृत्य होता है। कास्ट पंचायत पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन कास्ट ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। पहले डोमिनेंट कास्ट का जो कंसेप्ट था वो राइचुअल स्टेटस पर निर्धारित होता था। अधिकतर डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मण हुआ करते थे या राइचुअल स्टेटस में जैसे क्षत्रिय, लेकिन आजकल इसका पैमाना समाप्त हो गया है। अगर किसी गांव में एक ऐसा जाति है जो न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है और उनमें बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, भले ही वह शूद्र कोटि में क्यों नहीं हो, तो वह एक डोमिनेंट कास्ट है। जैसे आज की स्थिति में कर्नाटक में हम देखते हैं कि ओकालिंगा और लिंगायत दो डोमिनेंट कास्ट हैं और यही दोनों डोमिनेंट कास्ट कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से कर्नाटक में, तेलंगाना में कम्मा, रेड्डी और कापू, ये तीन डोमिनेंट कास्ट हैं और इन्हीं डोमिनेंट कास्ट के इर्द गिर्द राजनीति होती है। हालांकि इनमें से कोई भी कास्ट ब्राह्मण नहीं है और राइचुअली
कर्मकांड के हिसाब से अगर देखें तो उनका स्थान वर्ण व्यवस्था में बहुत नीचे है। जजमानी सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गांव देहातों में पहले जजमानी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि मोची, नाई, धोबी, बढ़ई ये सभी ऊंचे जातियों के लिए काम करते थे और साल में उन्हें उपज का एक हिस्सा दिया जाता था। लेकिन आजकल जजमानी सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गांव देहात के बार्बर या नाई अब शहरों में सैलून खोल रहे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी माने क्षितिज रूप से समानांतर जो सॉलिडारिटी है वह जातियों की बढ़ रही है। अर्थात अगर मान लीजिए इटावा में यादव जाति का वर्चस्व है तो वह धीरे धीरे यूपी के अन्य हिस्से में जो यादव हैं उनसे अपना संबंध प्रगाढ़ कर रहा है और वह एक मजबूत ब्लॉक के रूप में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो रहा है। और जैसा कि हम लोग पिछले 30 साल से यूपी और बिहार की राजनीति में यादवों का दबदबा देख रहे हैं। पहले व्यक्तियों का जीवन जाति से डिक्टेटेड होता था कि जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे उसी हिसाब से हम काम करते थे, हमारा फ्रीडम या स्वतंत्रता बाधित रहता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। कास्ट या जाति किसी व्यक्ति के फ्रीडम या स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई बाधक नहीं है। दोस्तों, अब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि जाति व्यवस्था आज की स्थिति में कितना प्रासंगिक है। हाउ मच द कास्ट सिस्टम इज रिलेवेंट टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के सुविधाएं लोअर कास्ट को दिए हैं, रिजर्वेशन की फैसिलिटी दिया है। तो इसके कारण से बहुत सारे लोअर कास्ट में बहुत शक्तिशाली लोग पैदा हो गए हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। तो इसका मतलब हुआ कि जातियों के अंदर नए क्लास की उत्पत्ति हो गई है, मिडिल क्लास की उत्पत्ति हो गई है। जैसे कि हमारे देश में द्रुत गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण, और हिंदुस्तान विश्व का 10वां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। बड़े बड़े स्टील उद्योग हिंदुस्तान में खोले गए। उदाहरण स्वरूप जैसे बोकारो आप जाएंगे तो वहां पर विभिन्न जातियों के लोग वहां काम करते हैं और इससे मिडिल क्लास की उत्पत्ति हो गई है और जिसके कारण से यह मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, मजबूत हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो जो लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा उनमें जागरूकता फैलेगी, त्यों लोगों का जाति या जातिवाद से मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट उल्टा हो रहा है। जो जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, त्यों कास्ट कंसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और सभी जाति के लोग अपना इंटरेस्ट या हित सुरक्षित रखना चाहते हैं। कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह स्थापित हो गए हैं और प्रत्येक कास्ट या जाति यह चाहता है कि उसमें से कोई लीडर पैदा हो जो उस जाति का प्रतिनिधि करे। दोस्तों, हमारा देश में 5 साल में पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, राज्य के असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव होते हैं और अब पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं। चुनावी राजनीति कारण से जाति पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो गया है और अभी हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन हो या वोटिंग पैटर्न हो या टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो या मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो का बंटवारा हो, इसमें जाति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जातियों में सॉलिडारिटी, मजबूती, कास्ट लॉयल्टी, कास्ट पेट्रियोटिज्म माने जाति स्वामी भक्ति या देशभक्ति की भावना ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है। जगह जगह जातियों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। उनके द्वारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण किया गया है, ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। उनके द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है, आंदोलन किए जाते हैं। और बिहार जैसे राज्य में तो अपर कास्ट जैसे भूमिहार ने अपना सेना बना लिया है, उसी तरह से लोअर कास्ट के लोगों ने भी अपना सेना बनाया है और दोनों में अक्सर झगड़ा फसाद होता है और अनेक लोग मारे जाते हैं। तो निचोड़ क्या है दोस्तों? निचोड़ यह है कि हालांकि जातियों का जो ट्रेडिशनल फंक्शन था, जो पारंपरिक उनके कार्य थे, वो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जाति मजबूत होती जा रही है। जो वर्टिकल सॉलिडारिटी था वो खत्म हो गया है, जजमानी सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी है वह मजबूत होता जा रहा है। जैसे बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो यादव है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो यादव है,
उनमें मजबूती हो गई है, हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी हो गया। हालांकि दोनों के बीच में 500 किलोमीटर का फासला है और उनका वोटिंग बिहेवियर भी एक जैसा हो गया है ताकि वह राज्य की सत्ता पर कायम हो सके। तो अभी देखने को यह मिलता है कि हिंदुस्तान के लोग अपने जातियों के उम्मीदवार को वोट देते हैं और हिंदुस्तान के राज्यों में जो चुनाव होता है वह बेसिकली डोमिनेंट कास्ट के बीच में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष है और कुछ भी नहीं है। और इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक पार्टियां दूसरे पार्टियों से समझौता करती हैं ताकि उसका दबदबा ज्यादा हो और वह सत्ता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मैं अपना उद्बोधन यही समाप्त करता हूं। कहने का आशय यह है कि कास्ट सिस्टम अर्थात जाति प्रथा खत्म नहीं होगा। उनके जो कुछ पारंपरिक जो फंक्शन थे वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन जाति व्यवस्था अपने नए अवतार में मजबूती से भारतीय समाज में अपना दबदबा कायम कर रहा है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हमारे चैनल AJIS एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी टीम से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।